नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं सुदामा पांडे धुमिल की कविता और उनके काव्य वैशिष्ट्य पर। दरअसल आज के 60 वर्ष पूर्व सोशल मीडिया के बगैर बेहतर कल की बात करने वाले धुमिल हिंदी की यथार्थवादी कविता के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक हैं। मुक्तिबोध और धुमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धुमिल की कविताओं का परम लक्ष्य है। अपनी कविता कवि 1970 में धुमिल लिखते हैं, वह कहीं नफरत का एक डरा हुआ बिंदु है। आप उसे छुओ वह कुनमुनाएगा, आप उसे कोंचो वह उठ खड़ा होगा, लेकिन एक ज़रूरतमंद चेहरे के अलावा वह धुमिल नहीं, एक डरा हुआ हिंदू है। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है, अपने हिस्से का देश, ईश्वर की दी हुई गरीबी है। यह बीवी का तुक नहीं है और सही शब्द चुनने का डर है। मैं एक डर चुनता हूँ, सबसे हल्का, सबसे बारीक, सबसे मुलायम। धुमिल की प्रायः सभी कविताओं में आक्रामकता है, व्यवस्था के लिए विरोध है। वह अपनी रचनाओं में एक ऐसी काव्य भाषा की इजाद करते हैं जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की रोमानियत और अतिशय कल्पनाशीलता से मुक्त है। उनकी भाषा सहज और सरल है, लेकिन कहने की शैली में विद्रोह साफ तौर पर झलकता है। वह लिखते हैं, उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, आदत बन चुकी है। वह किसी गवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और पढ़े लिखे आदमियों के साथ शहर में चली गई। धुमिल अपनी कविताओं के माध्यम से उन तमाम शोषितों और वंचितों को आवाज़ देते हैं जो आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करते हैं। यही तो एक कवि की ताकत है, इंसानियत है। चाहे कुछ भी हो जाए, मानवता नहीं मिटनी चाहिए। आम जनता को दुख तो बहुत है, जो हुक्मरानों को दिखता ही नहीं, कवि को दिख जाता है। सुदामा पांडे धुमिल को मरणोपरांत 1971 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धुमिल की कुछ सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद। 1960 के बाद की हिंदी कविता में जिस व्यवस्था के प्रति मोहभंग की शुरुआत हुई थी, धुमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली कवि हैं। जनतंत्र के सूर्योदय में कविता में वह लिखते हैं, रक्तपात कहीं नहीं होगा, सिर्फ एक पत्ती टूटेगी, एक कंधा झुक जाएगा, फड़कती भुजाओं और सिसकती हुई आंखों को एक साथ लाल फित्तों में लपेटकर वे रख देंगे। काले दराजों के निश्चल एकांत में, जहां रात में संविधान की धाराएं नाराज आदमी की परछाई को देश के नक्शे में बदल देती है। जनता के प्रायः सारे जरूरी सवालों पर मौन साधे रहने वाली संसद पर अपने खास तरह के तंजों के लिए हिंदी कविता के एंग्री यंग मैन के नाम से मशहूर सुदामा पांडे धुमिल ने अब से 6 दशक पहले सवाल पूछा तो कहा जा सकता है कि उनके दिलो दिमाग में राजनीतिज्ञों द्वारा प्रायोजित देश के लोकतंत्र की सांसद कर डालने वाली उन कारस्तानियों के अंदेशे नहीं थे जिनके आज हम भुक्तभोगी हैं। क्या यह सच नहीं है कि काव्य के इन्हीं रंगों से बनी बची रहेगी यह दुनिया? सब कुछ के बावजूद वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का यह वक्त नहीं है। 20 साल बाद और
इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? अपने शब्दों में चित्कार रचता यह कवि कविता में परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का विरोधी है, क्योंकि इन सब की आड़ में जो पूंजीवादी शोषक हृदय पलता है उसे धूमिल पहचानते हैं। सौंदर्य में स्वाद का मेल जब नहीं मिलता, कुत्ते महुए के फूल पर मूतते हैं। कवि धूमिल यह भी जानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए सबका उपयोग करती है, इसलिए वे इन सब का विरोध करते हैं। इस विरोध के कारण उनकी कविता में एक प्रकार की आक्रामकता मिलती है, किंतु उससे उनकी कविता की प्रभावशीलता बढ़ती है। धूमिल अकविता आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक है। उनकी भाषा काव्य सत्य को जीवन सत्य के अधिक निकट लाती है। खाए पिए और अघाये लोगों की क्रांतिकारी बौद्धिक जुगालियों में गहरा अविश्वास व्यक्त करने में उन्होंने सामान्यीकरण और दिशाहीन अंधे गुस्से की पैरोकारी जैसे गंभीर आरोप भी झेले, लेकिन पूछते रहे कि मुश्किलों व संघर्षों से असंग लोग क्रांतिकारी कैसे हो सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था पर लिखते हुए वे लिखते हैं, मैंने जब भी उनसे कहा है देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं। जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है, मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिज़ा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। कविताओं में वर्जित प्रदेशों की खोज करने और व्यवस्थापक द्वारा पोषित हर परंपरा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता की ऐसी तैसी करने वाले आक्रामक धूमिल ने अपना छायावादी अर्थध्वनि वाला उपनाम क्यों रखा, इसकी भी एक दिलचस्प अंतरकथा है। बनारस में उनके समकालीन एक और कवि थे, सुदामा तिवारी। धूमिल नहीं चाहते थे कि नाम की समानता के कारण पहचान में गड़बड़ी हो। कविता के संस्कार उन्हें छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद से मिली थी। इसलिए उन्होंने जयशंकर प्रसाद के नाम पर ही अपना नाम धूमिल रख लिया। लेकिन यह समानता सिर्फ छायावाद की कोमलता उन तक ही सीमित रही। उन्होंने कभी भी छायावाद के गुणों को स्वीकार नहीं किया। पतझड़ तथा कवि 1970 कविता के शब्द देखें तो साफ झलकता है कि वो छायावाद से कितने भिन्न काव्य रच रहे थे। उन्होंने लिखा, यह साफ साफ कहते सुना है, इस देश की मिट्टी में अपने जांगर का सुख तलाशना, अंधी लड़की की आंखों में उससे सहवास का सुख तलाशना है। तुमने भी सुना है। तुमने क्या सुना? कविता में जाने से पहले मैं अपने आप से पूछता हूँ, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आप ही कहो, इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने का क्या होगा? मैं इसका क्या करूँ? तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हल्के में कौन सा गुल खिला दूँ? कविता के क्षेत्र में धमाका मचाने वाले धूमिल की पहली प्रकाशित रचना एक कहानी थी जो कि कल्पना में छपी थी, लेकिन धूमिल का लेखन तो मूलतः कविता में झलकता है, जो जादू है, जादू। हम सभी सम्मोहित होकर उनका काव्य पढ़ते हैं। वह लिखते हैं, जब वह हंसता है उसका मुख धक्का खाई हुई रीम की तरह उदास फैल जाता है।
मेरे पास अक्सर एक आदमी आता है और हर बार मेरी डायरी के अगले पन्ने पर बैठ जाता है। जनता और जनता की चेतना के बिना किसी भी क्रांति या क्रांति की संभावना की खोज नहीं की जा सकती। आलोचक प्रियदर्शन लिखते हैं कि मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के बाद धूमिल हमारे जटिल समय के ताले खोलने वाले तीसरी बड़ी आवाज़ है। जो बम मुक्तिबोध के यहाँ कहीं दबा पड़ा है और रघुवीर सहाय के यहाँ टिक टिक करता नजर आता है, वह धूमिल तक आते आते फटना शुरू हो जाता है। उनकी कविताएं व्यक्तिगत और सामूहिक, सामाजिक और राजनीतिक विद्रूपताओं, विसंगतियों, विषमताओं के साथ साथ उत्पन्न दुख दर्द, उत्पीड़न जनित त्रासद स्थिति और जीवन की सड़ांध को तीव्रता से उभारने में सक्षम है। तो दूसरी ओर स्थिति के विषमता के खिलाफ विद्रोह और आक्रोश को जोरदार अंदाज में व्यक्त करती हैं। सचमुच मजबूरी है, मगर जिंदा रहने के लिए पालतू होना जरूरी है। इन पंक्तियों में कितना ज़्यादा वैषम्य दिखता है, आप समझे। निराला ने सरोज स्मृति में दुखी जीवन की कथा रही ऐसा लिखा, लेकिन बहुतेरे लेखकों के जीवन में दुख रहा। अज्ञेय जिसके लिए हारिल धर्म का निर्वाह करना चाहते थे, वह कौन थी? उसकी भी तो मृत्यु हुई थी। नरेश मेहता की भी प्रेयसी और पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है। आदि कवि ने क्रौंचवध की करुणा से ही महाकाव्य रचा। दुख की दैनंदिनी के पीछे चेतना के बड़े शोक होते हैं। कवि धूमिल भी इससे अलग नहीं है। वह लिखते हैं, उसका मरना मुझे जीने का सही कारण देता है, जबकि वे यानी कि मेरे दोस्त पहियों और पांडुलिपियों की रॉयल्टी तय करने की होड़ में यह नहीं जानते कि वह फूलदानों, मछलियों, अंधेरों और कविताओं को कौन सा अर्थ देने के लिए किस जंगल, किसी समुद्र, किस शहर के अंधेरे में जाकर गायब हो गया है। केदारनाथ सिंह के शब्दों में धूमिल के आने तक आलोचना का मुंह कहानी की ओर था। वह आए और आलोचना का मुंह कविता की ओर कर दिया और अपनी ओर कर लिया। अकेले आलोचना ही नहीं, कविता की हकीकत भी घूम गई। धूमिल ने अकविता, भूखी कविता, रसशानी कविता, दैनिक कविता आदि की लालसाओं को पहरा कर दिया। मूंछों पर गुर्रा देते रहा, उस पट्टे की तरह जो अखाड़े में चुनौती देते हुए घूम रहा हो, हाथ मिलाए। वह लिखते हैं, अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाश रहे हो? तुम्हारी आत्मीयता जले हुए कागज की वह तस्वीर है जो छूते ही राख हो जाएगी। इस देश के बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है। डॉक्टर कुसुम राय धूमिल की कविता के बारे में लिखती हैं कि धूमिल की कविता अपने निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान करती है। वह उनकी मानव विरोधी हरकतों पर प्रहार करती है। वह जब लिखते हैं, रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही है। उन्होंने जनता और जयराम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वस्तिक चिन्ह बना दिया है और हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। दरअसल धूमिल जनता की भाषा में दीनहीन, वंचित, पीड़ितों इत्यादि के दुख दर्द का सजीव चित्रण करते हैं। उनकी आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, भले ही हुकूमत गूंगी बहरी की तरह मूक दर्शक बनी देखती रहे। उनके शहर में सूर्यास्त, मकान व आदमी, शहर का व्याकरण, नगर कथा, मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, मुनासिब कार्रवाई, कविता, प्रौढ़ शिक्षा, लोकतंत्र, ताज़ा खबर, संदर्भ, गांव, समाजवाद, देश प्रेम, मेरे लिए, अकाल दर्शन, किस्सा, जनतंत्र, नक्सलवाड़ी इत्यादि धूमिल की ऐसी कविताएं हैं जिसमें धूमिल आम आदमी की जिंदगी की हकीकत की तस्वीर पेश करते हैं। यह कहना ज़्यादा सही होगा कि उनकी कविता के प्रत्येक शब्द से आम आदमी के दुख दर्द टपकते हैं। आज की विकट परिस्थिति में आम आदमी को रोज़मर्रा की बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें भी मैसर नहीं हो पा रही हैं। उस समय वह लिखते हैं,
कल मैंने कहा था कि वह दुनिया जिसे ढकने के लिए तुम नंगे हो रहे थे उसी दिन उघर गई थी जिस दिन हर भाषा तुम्हारे अंगूठा निशान की स्याही में डूबकर मर गई थी। तुम अपढ़ थे, गवार थे, सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे। धूमिल को एक बार फिर नए सिरे से समझे जाने की भी ज़रूरत है। एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देने वाले धूमिल की बेहद खूबसूरत लेखन शैली, जिसका लक्ष्य रहा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं की कलात्मक प्रस्तुति के माध्यम से जनता के भीतर क्रांति की संभावना की खोज। दरअसल धूमिल का प्रहार उस व्यवस्था पर है जिसने जनता को पशु, गूंगा, बेहया या तटस्थ बना रखा है। धूमिल के काव्य का उद्देश्य सत्ता के प्रभुत्व के उन तंतुओं की तलाश है जिसके कारण जनता शोषित, पीड़ित होते हुए भी क्रांति के लिए तैयार नहीं है। अब मैं अपनी बातचीत को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।